नमस्ते भारत, मैं धनंजय देश दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हूं। अमेरिका और ईरान की गोलीबारी के बीच भारत का एक मालवाहक जहाज डूब गया है और उसमें एक कार्यरत कर्मचारी मारा गया है। दुनिया से उठकर हम देश के अंदर आते हैं। 4 मई को भारत में चुनाव का परिणाम आया। 5 राज्यों में चुनाव हुए। उसमें से तमिलनाडु में एक नई नवेली पार्टी जो 2 साल में ही खड़ी हुई और सत्ता में आ गई है। बगल में केरलम है। केरलम के अंदर शासन का बदलाव हुआ और वहाँ पर कम्युनिस्टों से शासन हटकर के कांग्रेसियों के हाथ में आ गया है। उसके ही बगल में एक छोटा सा राज्य है, पौंडीचेरी है, जो सांस्कृतिक केंद्र भी है और महर्षि अरविंद की कर्म भूमि भी है। उसमें एनडीए यानी भाजपा ने सफलता प्राप्त की। उत्तर पूर्व के 2 बड़े राज्य जिसमें एक बंगाल है और एक असम। असम में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड और हमेशा की से अधिक सीटों के साथ विजय प्राप्त की। वहाँ हालत ये हो गई है कि कांग्रेस मात्र मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है। उसके कुल एमएलए में मात्र 1 या 2 एमएलए ही शायद हिंदू हैं, बाकी सब मुसलमान हैं। लगभग 18 के आसपास उसके एमएलए, 18-20 एमएलए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे ध्यान अभी नहीं याद आ रहा। और जब बात करते हैं बंगाल की, बंगाल विजय जो सबको गौरवान्वित भी कर रहा है और कईयों को आश्चर्यचकित भी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बंगाल का पिछले 100 साल का इतिहास देखा है। उनको तो आश्चर्य हो रहा है और जिन्होंने बंगाल को 1000, 1200, 1500 वर्षों से जानते हैं, उस बंगाल के वो लोग बंगाल पर गौरव कर रहे हैं। बंगाल मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल साम्राज्य और सेन वंश के शासकों के साथ रहा। अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को 1204 में बख्तियार खिलजी ने हराकर वहाँ मुस्लिम वंश की शुरुआत की। खिलजी वंश के बाद वहाँ पर गुलाम वंश आया और गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और अकबर ने पुनः बंगाल को दिल्ली की सल्तनत के अधीन किया। अकबर के बाद अंग्रेजों का साम्राज्य आया। यही एक वो समय था जिसमें बंगाल के बारे में अवधारणाएं बदलने लग गई। बंगाल वैसे तो देवी की भूमि, माँ काली की भूमि, वो भूमि जिसने ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत जैसे सभी नायकों को जन्म दिया। ऐसा नहीं कि बंगाल में कोई शिक्षा के बड़े केंद्र नहीं थे। बंगाल में नदियाँ, नवद्वीप जिसको बोलते हैं, उसके ही बंगाल शासन के अधीन में ही आपका विक्रमशिला और आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ये बड़े ही फलीभूत फूल हुए। लेकिन पिछले 100 वर्षों के कालखंड में बंगाल में जब कम्युनिस्टों की नज़र लगी या कहें अंग्रेजों ने ही वाम बंगाल की पृष्ठभूमि को समझते हुए, बंगाल के क्रांतिकारी स्वभाव को समझते हुए, बंगाल के रचनात्मक स्वभाव को समझते हुए वामपंथ को वहाँ बढ़ावा दिया। एक वैचारिक आधार वामपंथ के रूप में खड़ा हुआ, क्योंकि अंग्रेज कोई विचारधारा थी नहीं। उस वामपंथ ने भारत के राज्यों के बारे में तथाकथित मनगढ़ंत कहानियाँ शुरू की। मैं 2 उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि पंजाब के बारे में कहा जाता है कि पंजाब खाओ पियो और मौज करो, नहीं तो आएगा अब्दाली सब लेके जाएगा। यानी कि पंजाबियों के बारे में ये कहा जाता है कि पंजाबी खाली खाते पीते लड़ते हैं, यही काम करते हैं, इससे अधिक नहीं। ऐसे ही बंगाल के बारे में पिछले 100 वर्षों में धारणा बनी कि ये बंगाल के लोग गाते रहते हैं, मस्त रहते हैं, बस यही है बंगाल। लेकिन बंगाल और पंजाब दोनों भारत के आर्थिक केंद्र के साथ साथ सांस्कृतिक और शिक्षा के बड़े केंद्र है। जैसे तक्षशिला पंजाब का हिस्सा था, वैसे ही बंगाल का हिस्सा और नालंदा और विक्रमशिला और नवद्वीप, ये बड़े केंद्र संस्कृति के और शिक्षा के बड़े केंद्र थे। बाद में बंगाल में जब मध्यकालीन युग में शुरू हुआ तो बंगाल में व्यापार उद्योग शुरू हुए। ढाका और मुर्शिदाबाद बड़े ही अच्छे औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे। जिस तरह पंजाब के अंदर आपके उधर रावलपिंडी और ये जो अपना क्षेत्र रहा, ये सब भी आपके अच्छे औद्योगिक क्षेत्र में उभरे। और लेकिन कम्युनिस्टों की वो नज़र लगी भारत के अंदर, भले शासन किसी को हो, पर बंगाल में कम्युनिस्ट विचारधारा प्रभावी होती गई और धीरे धीरे वो अपने आप को भूलने लगे। और पहले कांग्रेस, फिर वामपंथ और फिर वामपंथ से टीएमसी, दिनों दिन वह अपनी उस भूल को और आगे बढ़ाते रहे। इसका परिणाम हुआ कि 1905 में जिस बंगाल का अंग्रेजों ने विभाजन किया था, उस बंगाल को लोगों ने विरोध करके उस विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन मात्र 42 साल के बाद 1947 में उसी बंगाल का, उसी पंजाब का विभाजन हो गया, जिस पंजाब के लिए भगत सिंह जी ने
बलिदान दिया था, जिस पंजाब के लिए राजगुरु सुखदेव जैसे बंगाल के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया था, पर वही 1947 आते आते कितनी वैचारिक अधिष्ठा हमारी कमी हुई होगी कि बंगाल का विभाजन हो गया। और विभाजन के साथ साथ धीरे धीरे 1942-47 के बाद भारत में राष्ट्रीयता का भाव बंगाल में कम करते हुए धीरे धीरे उसमें अमी बंगाली, बंगाल का बंगालित्व का भाव खड़ा होने लग गया। और मैं भी इस चुनाव में देख रहा था कि एक बंगाली सज्जन थे, कहने को हिंदू थे, वो बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृति के लिए इतना भाषण दे रहे थे कि हम हिंदी भाषियों के विरोध में हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम अपने आप को बंगाल और बांग्लादेश दोनों समान मानते हैं और उनके साथ रहेंगे, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इतने ही तक की बात। लेकिन 2014 में बार बार कहता हूँ, 2000 भारत से जो भाग्योदय 2011 के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा था, उस समय से भारत का भाग्योदय शुरू हुआ। 2012 में उसका प्रभाव दिखना चालू हुआ गुजरात की नरेंद्र भाई मोदी की सत्ता की वापसी के साथ। और 2014 में वो परिवर्तन हुआ और उसी समय से बंगाल मिशन पर अपने असंख्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के लोग उसमें लगे और अपने बलिदान दिया। और उस बलिदान के कारण बंगाल का एक समय ऐसा आया कि हमको वहाँ पर, जब मैं पिछली ही इस बात में कह रहा था कि वहाँ की सरकार ममता जी ने वहाँ पर 5,000 करोड़ मदरसों को दिया और 1,000 करोड़ माद औद्योगिक को दिया, ऐसा समय बंगाल का आया। ऐसा समय भी बंगाल का आया कि दुर्गा पूजा को रोक दिया गया रमजान के कारण, ऐसा समय भी आया। लेकिन वहाँ की जनता, मैं कहता हूँ कि जो ज़मीन है वो धरती है, बंगाल की धरती बांझ नहीं है। उसने अपने डीएनए को, अपने कल्चर को पुनः स्फुरित किया और बंगाल पुनः उठ खड़ा हुआ है। और 4 मई 2026 को बंगाल ने वो करके दिखाया जो किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है। मैं अगर नरेंद्र भाई मोदी के अगर शासनकाल 2014 से लेकर 2 बड़े निर्णयों पर जो असंभव थे, जो करके दिखाया नरेंद्र भाई मोदी ने, तो वो एक निर्णय था आपका जम्मू कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करना और दूसरा जो कार्य था वह बंगाल विजय करना। मेरे जैसा व्यक्ति भी ये मानता था कि जम्मू कश्मीर और बंगाल ये जो बड़े एक टिपिकल विषय हो गए हैं, इनका समाधान नहीं है। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व ने उसको पूरा किया। उधर टीसीएस की निदा खान गिरफ्तार हो गई। गिरफ्तारी से पहले वो कोर्टों में गई, कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाए। बड़ा ही एक तर्क हमारे देश में चालू हो गया है। वो उस समय भी जब सीएए का विरोध हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मैं प्रेग्नेंट, क्या प्रेग्नेंट महिला भारत में देशद्रोह कर सकती है? क्या प्रेग्नेंट महिला किसी का धर्म परिवर्तन करा सकती है? क्या प्रेग्नेंट महिला किसी को पत्थर मार सकती है? तो उसको जमानत का अधिकार क्यों? लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था में वकीलों ने इस आधार को प्रस्तुत किया। हालांकि निदा खान के मामले में कोई अग्रिम जमानत नहीं मिली और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश से आ रही है। कल 9 मई को जब महाराणा प्रताप की जयंती थी तो हापुड़ के निकट जब वो जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी तो मुसलमान अपने स्वभाव के अनुसार उसने उस पर पथराव किया और पथराव के बाद वहाँ बड़ा बवाल मचा और उस क्षेत्र में सरकार और पुलिस व्यवस्था शांति के प्रयास में लगी हुई है। बाकी हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर 2 धड़े बने हुए हैं अभी तक और दोनों धड़े अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं। कोई भी धड़ा जोड़ने का प्रयास नहीं करता, सब रायता फैलाने में लगे हुए हैं। हम आप सब इस देश को, हिंदुओं को जोड़ने में लगे रहेंगे, ऐसा ही आज के इस अवसर पर कहता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।